नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फिर से बसंत पुस्तक को पढ़ेंगे। बसंत के अध्याय 2 बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई व्यंग्यात्मक कहानी है। ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। बच्चों, आप सभी के लिए ये एक नई विधा है व्यंग्यात्मक। अभी तक आपने कहानी पढ़ा था, कविता पढ़ी थी और एकांकी भी पढ़ा था, लेकिन व्यंग्यात्मक आप वर्ग 8 में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हम लोग व्यंग्यात्मक शैली में बात करने से पहले हम लोग कवि लेखक परिचय को जान लेते हैं। आइए हम लोग लेखक परिचय को पढ़ें। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हो गया। बच्चों, इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, जिसमें कहानी है, उपन्यास है, व्यंग्यात्मक रचनाएं भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं पढ़ लेते हैं, फिर व्यंग्यात्मक शब्द का अर्थ जानेंगे। तो इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके व्यंग्यात्मक रचना विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए 1982 में 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में के लिए दिया जाता है और इसमें वर्तमान समय में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये बहुत साहित्य विधा का ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनका कुछ कहानी संग्रह है, इसके नाम को भी हम लोग जान लेते हैं, जानना ज़रूरी है। हंसते हैं रोते हैं, इनका कहानी संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी की दूसरी कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। अब उनके उपन्यास के बारे में भी जान लेते हैं। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। बच्चों, ये थी इनकी रचनाएं और इनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक रचना थी, जिसके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विकलांग श्रद्धा का दौर। बच्चों, अब हम लोग ये जानते हैं ये व्यंग है क्या, व्यंग्यात्मक शैली है क्या। बच्चों, आपने सुना होगा व्यंग आपके लिए थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन शब्द है, लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा कि वो ताना मारता है, वो टोन कसता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कमेंट करता है। तो ये जो ताना कसना, टोन करना, कमेंट करना, यही है व्यंग्यात्मक, यही है व्यंग। अगर हम किसी को अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हुए कहें तो कहें कि वो कमेंट करता है, यानी किसी भी बात को वो सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर वो कहता है, लेकिन वो उड़ाता है मजाक, उसे ही हम व्यंग कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि व्यंग क्या होता है, व्यंग्यात्मक शैली क्या है। तो हरिशंकर परसाई भी अपने रचना के माध्यम से समाज में ये सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कुव्यवस्था, हमारी सरकार, इन सारी व्यवस्थाओं पे वो व्यंग करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार तक या समाज के पाखंड को या समाज के किसी भी वैसी बात जो हम लोगों के लिए सही नहीं है, उस बातों को वो अपने लेखन के द्वारा, व्यंग्यात्मक लेखन के द्वारा लिखते हैं। इसे हम व्यंग्यात्मक शैली कहते हैं। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक की तरफ आते हैं। इनकी बस की यात्रा कहानी को पढ़ते हैं। ध्यान से बच्चों सुनेंगे आप, और जो भी शब्द कठिन लगेगा या जिस भी शब्द को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। आप अपना हाथ खड़ा करेंगे, कक्षा में हल्ला नहीं करेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुने। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे।
बच्चों सबसे पहले हम ये जान लें कि इसमें 3 स्थान का नाम आया है। सबसे पहला स्थान है पन्ना, फिर है सतना, फिर है जबलपुर। तो पहले इन स्थानों को जान लेते हैं, फिर इस अनुच्छेद को समझेंगे। तो पन्ना मध्य प्रदेश में एक स्थान है, एक जिला है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। दूसरा है सतना, सतना भी मध्य प्रदेश का एक जिला है। और तीसरा है जबलपुर, जबलपुर बहुत प्रसिद्ध जगह है, यह पर्यटन स्थल है। यहाँ पे भेड़ा घाट नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। लेखक कहते हैं कि ये 5 मित्र शाम के 4 बजे से बस के लिए चले। लेखक कहते हैं कि 5 मित्र शाम के 4 बजे इस बस से चले। ये जो बस है पन्ना से, इसी कंपनी की बस, जिस बस में इन लोग बैठे हैं उसी कंपनी की बस पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। इन लोग, ये जो लेखक और लेखक के 4 मित्र और ये 5 मित्र पन्ना में जिस बस में बैठे हैं उसी बस से ये सतना के लिए जा रहे हैं। और सतना से घंटे भर बाद जो बस मिलती है, इसी कंपनी की बस, जो जबलपुर पहुंचा देती है। और जबलपुर से एक ट्रेन है जो इनको सुबह इनके घर तक पहुंचा देगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक कहते हैं कि ये 5 मित्रों में से 2 मित्र को सुबह ऑफिस के लिए जाना था और इस बस से जाने से एक फ़ायदा था कि ये सुबह ये ऑफिस समय से पहुंच सकते थे, इसीलिए वापसी का यही रास्ता इन लोगों ने चुना। इनके मित्र, इनके रिश्तेदार बहुत समझाए कि नहीं, समझदार लोग शाम की यही इस बस में सफ़र नहीं करते हैं। तब लेखक को लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि शाम वाली इस बस से लोग सफ़र नहीं करते हैं? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, डाकू तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बस डाकिन है। ये बस डाकिन में भी व्यंग है। क्या लिखा है इसका? आप गौर करें तो इसका 2 अर्थ निकलता है कि नहीं नहीं, रास्ते में डाकू तो नहीं मिलता, डाकिन मिलती है। मतलब डाकिन एक नकारात्मक शक्ति है जिससे हम लोग देखे नहीं हैं, शायद कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम लोग उससे डरते हैं, उसको कुछ नकारात्मक रूप में लेते हैं कि वो हम लोगों को रात में पकड़ लेगी, कुछ ऐसा। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि नहीं, रास्ते में तो डाकू नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस बस से हम लोग सवारी कर रहे हैं वही बस डाकिन है। अब इसके आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक बस की स्थिति को बयां कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, शायद हंसी भी आ जाए। बस को देखकर लेखक बता रहे हैं कि बस को देखकर एकदम श्रद्धा उमड़ गया। ऐसा लगा जैसे बस में हम लोग बैठ के बहुत बड़ा पाप किए हैं, क्योंकि ये बस बहुत ही वयोवृद्ध है, बहुत वृद्धा है, बहुत बुजुर्ग हो चुका है ये बस। इसको सदियों के अनुभव हैं, यानी ये नई बस नहीं है, ये एकदम से काफ़ी पुरानी बस है, जिसकी स्थिति देखकर ही पता चलता है कि बस कितना साल पुराना हो चुका है, इसका अभी मरम्मत भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बस है। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक फिर यहाँ व्यंग करते हैं। लेखक सीधे शब्दों में नहीं कहते हैं कि इस बस से इसीलिए लोग सफ़र नहीं करना चाहते कि ये बस इतना खटारा है, ये बस इतना टूटा फूटा है। लेखक अपना ताना मारते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोग इसीलिए इस बस से कहीं आना जाना पसंद नहीं करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं कि ये बस काफ़ी पुराना हो गया है। वो कहते हैं पुराना के जगह पे
कहते हैं कि वृद्धावस्था में है, यानी ये बहुत बुजुर्ग हो गया है, इसीलिए लोग इसे कष्ट नहीं देना चाहते। हम लोग भी अपने घर के बुजुर्ग जैसे दादी हैं, दादा हैं, नाना है, नानी हैं, उनसे हम लोग काम नहीं लेते हैं, उनका बस हम लोग सेवा सत्कार करते हैं, उनसे बस हम लोग बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका हर काम हम लोग करते हैं, उनसे हम लोग काम लेते नहीं हैं। तो लेखक भी यही कहते हैं कि ये बस इतना बुजुर्ग हो चुका है कि इस पे तो हम लोगों को बैठना ही नहीं चाहिए, इस पे तो हम लोगों को दया करना चाहिए, ये बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक फिर व्यंग करते हैं, ताना कसते हैं कि ये बस सवारी करने योग्य नहीं है, ये पूजा करने योग्य है, इसका धूप दीप दिखाना चाहिए कि हाँ तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, तुम आराम करो। अब हम लोग आगे देखते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक बता रहे हैं कि बस कंपनी के एक और हिस्सेदार बैठे हैं, मतलब बस किसी एक मालिक का नहीं है, बस के दो या दो से ज़्यादा भी मालिक हो सकते हैं, क्योंकि ये तो लेखक स्पष्ट नहीं किए हैं कि कितने हिस्सेदार हैं, ये सब तो नहीं बताए, बस बताते हैं कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी हैं, मतलब बस जो है पार्टनरशिप पे चलता है, जिसको हम कह सकते हैं 2-3 लोग मिला के अपनी पूंजी लगाए हैं और सब लोग उसे देख रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक जब देखते हैं कि जिस बस से ये सफ़र कर रहे हैं उसी बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी बैठा है, तो लेखक से रहा नहीं गया और वो लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछ बैठते हैं। इससे दो बात का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि बस का कोई इकलौता मालिक नहीं है, बस के और भी हिस्सेदार हैं, बस के एक से ज़्यादा मालिक हैं और एक मालिक तो बस में साथ में सफ़र भी कर रहा है। लेखक उस बस मालिक से पूछते हैं कि क्या ये बस अपने से चलती है? तब लेखक को बस का मालिक बताता है, हाँ जी चलती है, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। तब वो मजाक का जवाब भी उसी लहजे में देते हुए कहता है बस का मालिक कि हाँ जी चलती है, क्यों नहीं, अभी चलेगी, आप देख लीजिए। यानी वो लेखक को कह रहा है कि हाँ आप देख लीजिए, अभी चलेगी बस और चलती अपने से चलती है। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तब फिर बस का हिस्सेदार कहता है, बस का मालिक कहता है कि हाँ जी अपने से ही चलती है, अपने से नहीं चलेगी तो और कैसे चलेगी? अब आगे देखते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक के एक मित्र डॉक्टर भी हैं और वो भी साथ में हैं लेखक के साथ। लेखक जब ये सोचते हैं कि भाई ये तो गजब हो गया, ये बस इस स्थिति में है, इतना वयोवृद्ध, यानी इस खटारे हालत में भी ये बस अपने आप चलती है, ये सोचकर लेखक जब बस को चारों तरफ से देखने लगते हैं कि कहीं सचमुच में जाएगी या नहीं जाएगी, तो लेखक के डॉक्टर मित्र कहते हैं कि डरो मत, चलो, अब कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, अब सीधे बस में बैठ जाओ, ये बस अनुभवी है। डॉक्टर मित्र भी कहते हैं लेखक को, व्यंग्यात्मक जवाब देते ही कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि बस खटारा है ये नहीं जाएगी, वो सीधे कहते हैं कि बस अनुभवी है, बस
अनुभवी है, इसके पास बहुत पुराना अनुभव है, बहुत सालों का अनुभव है। ये नई नवेली बस नहीं है कि इसे अनुभव नहीं है, इसे पता नहीं है कि रास्ते में कहाँ गड्ढे मिलेंगे, कहाँ टूटे फूटे मिलेंगे, कहाँ नदी मिलेगा, कहाँ नहर मिलेगा। ऐसा नहीं है, इस बस को पूरा अनुभव है कि ये कहाँ क्या मिलेगा। इसीलिए आराम से इस बस में बैठ जाओ और ये बस हमें अपने बेटों की तरह प्यार करते हुए अपने गोद में बैठाकर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। अब आगे देखते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक 5 मित्रों के साथ आए थे, अपने अलावा 4 मित्रों के साथ आए थे। कुल ये 5 लोग थे। ये पांचों को विदा करने जो लोग आए थे, और जब ये पांचों मित्र बस में बैठ गए, जब इनके पहुंचाने वाले इनके रिश्तेदार जब लौटने लगे, तो वो इन्हें पांचों मित्रों को ऐसे देख रहे थे जैसे ये अंतिम विदा करके लौट रहे हों, जैसे वो कह रहे हों कि ये आखिरी यात्रा तुम्हारी है, इसके बाद हमारी मुलाकात तुमसे अब कभी नहीं होगी। जैसे वो कह रहे हों कि भाई अब जन्म लिए हो तो मरना तो तय है। अब जो जन्म लिया है, जो आया है धरती पे, वो एक ना एक दिन जाएगा ही, चाहे वो कितना बड़ा भी राजा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा भी गरीब कंगाल व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। जो इस धरती पे आ गया है उसका जाना तय हो गया है। जाना मतलब यहाँ मृत्यु से है, मतलब जो जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होगी ही होगी। इसीलिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी पंक्ति है बच्चों इस अनुच्छेद का, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार जैसे हमें ये कह रहे हों कि तुम इस धरती पे आ गए हो तो अब जाना है, माध्यम चाहे कोई हो, चाहे तुम इस बस में यात्रा करते हुए अंतिम विदाई लो या किसी और माध्यम से, लेकिन तुम अगर इस धरती पे आ गए हो तो तुम्हारा जाना तय है। बच्चों अब आगे देखते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बच्चों बस स्टार्ट हो चुकी है। अब बस अपने असली रूप में आया है। अब लेखक बस का असली रूप बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ड्राइवर इंजन स्टार्ट कर दिया था, सचमुच में स्टार्ट कर दिया था, वो सचमुच में स्टार्ट हो गया था, ऐसा लग रहा था। और बस के स्टार्ट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बस ही इंजन हो, मतलब पूरी बस हिल रही थी, कस-कस के हिल रही थी। और लेखक बता रहे हैं कि इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इन लोग बस में नहीं किसी इंजन के अंदर बैठे हों, इसलिए इतना तेज़ी से इन लोग हिल रहे हैं। और बस में जो कांच बचा था, कांच वैसे था नहीं, लेकिन कुछ कांच बस की बची हुई थी खिड़कियों की, वो भी बहुत कम मात्रा में बची थी। और जो बची हुई थी कांचें, उनसे अब उस बस में यात्रा कर रहे यात्रियों को बचना था। यानी बस इतना तेज़ी से हिल रहा था कि बस बचे हुए कांच कभी भी यात्रियों को घायल कर सकते थे। इसीलिए बस के सभी यात्री और ये लेखक अपने मित्रों के साथ थोड़े खिड़की से थोड़े सरक गए, थोड़े दूर हो गए, ताकि खिड़की का कांच अगर गिरे भी तो ये घायल नहीं हो, इन्हें कांच से चोट ना आए। इंजन चल रहा था, इंजन चल रहा था क्योंकि बस स्टार्ट हो चुकी थी। लेखक कहते हैं कि हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हो। लेखक कह रहे थे कि इंजन ड्राइवर के पास ना होकर ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे बस में सभी सीट के नीचे ही इंजन लगा दिया गया हो। बच्चों अब आगे देखते हैं। बस
सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो बस का उम्र का तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से किया गया है कि ये बस अभी की नहीं है भाई, ये इतनी पुरानी है। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। मतलब ये बस की उम्र काफ़ी थी, ये 1920 से 1930 से लगातार चल रही है भाई। मतलब बस वाकई बुजुर्ग हो चुका है, बस का उम्र काफ़ी हो चुका है। लेखक कहते हैं बस सचमुच चल पड़ी। लेखक का ये लाइन कितना व्यंग्यात्मक है, कितना इसमें व्यंग कर रहे हैं, वो ताने मार रहे हैं बस को कि ऐसी स्थिति में भी बस सचमुच में चल पड़ी, बस स्टार्ट हो चुकी थी। और ये हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब ये 1920 और 1930 के समय में ये बस जब आई होगी तो निश्चित जवान, मतलब एकदम नया नया होगा ये बस। लेखक सीधे नहीं कह रहे हैं कि बस जब नई होगी तब नई होगी, लेकिन वो सीधे व्यंग कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं बस पे कि ये बस आज तो नई नहीं है, आज इसकी स्थिति जो है सो है। एक ज़माना रहा होगा, मतलब ये गांधी जी के समय का ज़माना रहा होगा, उस समय ये बस नई रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। इस बस में कोई भी ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से बंधा था। मतलब बस में सीटें नीचे के धातु से चिपका हो या खिड़की अपने बस के बाहरी खाका से चिपका हो, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक दूसरे से अलग था। कोई कभी भी सीट अलग हो सकता था, सीट के गद्दे अलग हो सकते थे, खिड़कियां से सारे कांच नीचे आ सकते थे और इंजन का तो पूछिए ही नहीं। इसीलिए लेखक बहुत सुंदर से इस बस का हालत का तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से करते हैं और बस का उम्र बताते हैं कि ये बस इतनी पुरानी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये बस इतना पुराना, इतना बुजुर्ग हो चुका था कि कोई किसी के साथ बंधा नहीं था। सीट भी बस के बॉडी से अलग हो चुका था। असहयोग जिसमें हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। असहयोग का मतलब हम अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या कहेंगे इसे? मैं आपके काम में असहयोग कर रहा हूँ। सहयोग करना, साथ देना। तो बॉडी और सीट एक दूसरे के साथ नहीं थे। बॉडी अलग हो चुका था और सीट बस की अलग हो चुकी थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सीट का बॉडी से कोई सहयोग नहीं था, एक दूसरे से बंधे नहीं थे, दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगा, कभी ऐसा लगता था जैसे सीट कहीं ऐसा ना हो कि गेट के बाहर आ जाए, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी ही आगे भागी जा रही है, और कभी तो ये अनुभव होता कि सीट ज्यों का त्यों शायद रह जाए और बॉडी ही सीट को वहाँ छोड़कर आगे भाग जाए। ऐसा लग रहा था। किसी तरह बस 8-10 मील चलने पे ये सारा भेदभाव मिट गया। लेखक इन लोग इसे ध्यान देना बंद कर दिए कि सीट बॉडी को छोड़ रहा है या बॉडी सीट को छोड़ रहा है, या खिड़की में, बस की खिड़की में बचे हुए शीशे झड़ रहे हैं या शीशे उसमें लगे हुए हैं। ये सभी पर ध्यान देना लेखक बंद कर दिए। अब समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों ध्यान देंगे, हरिशंकर परसाई जी की ये पंक्ति को ध्यान दें। वो
कोई भी पंक्ति को सीधे सरल शब्दों में नहीं कह रहे हैं, वो घुमा कर ताना कस रहे हैं। कि कभी ऐसा लगता था कि जैसे सीट जो है, सीट पे लेखक बैठे हैं, यात्री बैठे हैं, या कभी लगता था कि सीट ही यात्रियों पे बैठा है। बच्चों, तो आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी की ये व्यंग्यात्मक रचना पढ़े, बस की यात्रा। इसका आगे का हिस्सा हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग गृह कार्य में नोट कर लें कि इसे आगे का अध्याय पढ़ के आना है और इसमें कठिन शब्दों को रेखांकित करना है। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हूँ, उसे अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर आपको याद है तो नोट कर लेंगे। तो बच्चों, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।